अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये है आज हमारा डेमो लेक्चर इंग्लिश एसे सॉरी इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन, माय नेम इज हाफिज बिन रुस्लान एंड 9 टाइम्स इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन क्वालिफायर। लेकिन ये तो सारी बातें हैं, लेकिन असल तो चीज़ ये है ना कि आपको मेरी समझ लगनी चाहिए। तो देन आई बिलीव कि वही मेरा इंट्रोडक्शन होगा। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो है ना, हमारे जो सामने नजर आ रहा होगा आपको, ये है कोर्स कंटेंट, जो एक स्टैंडर्ड कोर्स कंटेंट है सीएसएस का। और नॉर्मली बाकी भी जो एग्जाम्स होते हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी यही जो है वो कोर्स कंटेंट होता है। और बस थोड़ा सा जो है वो किसी, अगर फॉर एग्जांपल आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में हैं तो उसमें भी नॉर्मली यही होता है। और उसके अलावा अगर आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से तो हैं, उसमें थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। लेकिन सिंध में तो वैसे भी सीएसएस का कोर्स जो है वो कम्प्लीटली कॉपी पेस्ट किया हुआ है। और बाकी भी जो भी कमीशन हैं पाकिस्तान के, नॉर्मली ये कोर्स है। और ना ये जो कोर्स है, ना सिर्फ आपको सी एस एस पी एम एस और पी एस एस, बल्कि बाकी जो भी एग्जाम्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर एफ आई ए, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो होते हैं एग्जाम्स, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन का जो होता है, मतलब ये वाला जो कोर्स है वो हर कैंडिडेट जिसने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना है, एज वेल एज सी एस एस का जो प्रेसी और कंपोजिशन का जो है वो टेस्ट देना है, तो आपको ये वाला कोर्स पढ़ना पड़ेगा। तो इस कोर्स में जो है वो हमारे पास प्रेसी राइटिंग है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, इनके अलग अलग मार्क्स हैं। अब ग्रामर और वोकेबलरी है, सेंटेंस करेक्शन, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, या ईडियम से ट्रांसलेशन। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए ये किया हुआ है कि इसको हमने अलग तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है। वो हमने कैसे क्लासिफिकेशन की हुई है वो अभी हम आपको दिखाते हैं। मैं लेजर का इस्तेमाल कर लूँ ताकि आपको उसकी समझ लगे। ये मैं आपको पेपर दिखाना चाहता हूँ कि इसमें किस तरह का पेपर आता है और कैसे। अब देखें ना कि ये पहला क्वेश्चन है सीएसएस की प्रेसी का। तो उसमें ये प्रेसी है, और प्रेसी देखें कितनी बड़ी सारी है। तो ये आपको बता रही है कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा और कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। और ये इसको हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 नंबर का तो क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है हमारे पास रीडिंग कम्प्रिहेंशन का मकसद क्या होता है, क्यों हम ये पढ़ाया जाता है या बताया क्यों जाता है, इसकी गवर्नमेंट जॉब्स में, मतलब जब आप जॉब में जाते हैं तो बेसिकली चेक क्या करना चाहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे करेक्शन जो है वो, सेंटेंस करेक्शन का एक बहुत बड़ा जो है वो हर जगह पे, चाहे आप एफपीएससी के, इवन कि ये वाला जो है वो आपको कोर्स एफपीएससी का जो 20 मार्क्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि हम इसमें एक्सटेंसिवली जो है ना वो आपको ग्रामर के बारे में पढ़ाते हैं। तो ये है हमारा ये प्रपोजिशंस के बारे में। और ये कुछ कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें एनालॉगी होती है, किसी में ऐसे नहीं होती एनालॉगी। तो एनालॉजी एनालॉगी जो भी मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन है। उसके अलावा जो ये पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन भी एक थोड़ा सा हिस्सा होता है जिसके 5 नंबर होते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी होते हैं आपकी, ना सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, बल्कि अगर आप कोई भी राइटिंग लिखते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे इंग्लिश ऐसे। और इसके अलावा जो है वो दो किस्म के आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, और जिसमें आपके पास इडियम्स भी होते हैं और पेयर ऑफ वर्ड्स भी होते हैं। और लास्ट पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की कुछ ऐसे सूल हैं, क्योंकि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। तो हमारा जो हमें लोगों को उर्दू में समझाना होता है, लेकिन हमें हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो इसलिए हमें इसका भी पता होना चाहिए कि हमने इसे ट्रांसलेट कैसे करना है, उर्दू टू इंग्लिश, या जो उर्दू का पेपर होता है उसमें इंग्लिश टू उर्दू। तो सबसे पहले जो हमने डिवीजन की हुई है, मतलब जो हमारा, हमने दो तरह की डिवीजन की हुई है इस पेपर की। पहला जो पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है करेक्ट यूजेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो उसमें कौन कौन से पोर्शंस हम पढ़ते हैं, उसमें ग्रामर आती है, उसमें वोकैबुलरी आती है, और सेंटेंस करेक्शन आती है। मतलब ये तीन चीजें जो है इसमें हम पढ़ाते हैं, और बेसिक से स्टार्ट करते हैं। किस तरह हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये देखें, अब देखें कि आपको अगर एक सीक्वेंस से ना पढ़ाया जाए तो
पर्सनली एज एन इंस्ट्रक्टर आई बिलीव कि आप जो है वो कभी भी उस चीज को नहीं समझ सकते। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट से, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर वो किस तरीके से वर्ड्स बनते हैं और उन वर्ड्स की भी क्लासिफिकेशन क्या होती है, अगर कोई सेंटेंस बनता है तो फिर सेंटेंस की क्लासिफिकेशन क्या होती है, फिर सेंटेंस के बाद भी अब जब टेंस में आप सेंटेंस को लेके जाएंगे तब उनके क्या मतलब होते हैं। ये अथेंटिक बुक से, और ये एक बुक से नहीं, मतलब जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो सिर्फ एक बुक से नहीं होगा, एक पार्ट किसी एक बुक से होगा, वो भी वेल रिप्यूटेड, जैसे फॉर एग्जांपल रेन एंड मार्टिन, उसके बाद है जो प्रैक्टिकली यूजेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इस तरह की जो चीजें हैं वहां से ये चीजें बताए जाएंगे और इस तरीके से क्लासिफाई करके आपको बताया जाएगा कि आप जो है वो उसे मतलब कि पढ़ने के बाद आप जो है वो उसे अच्छे तरीके से समझ सकें। तो ये देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच, थोड़ा सा मैं आपको लेक्चर के हवाले से कि हम लेक्चर आपको कैसे देते हैं ये भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूं। मिसाल के तौर पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको कैसे पढ़ाऊंगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच को लोग जो है ना वो नॉर्मली एस्पिरेंट्स जो है वो अहमियत बिल्कुल नहीं देते, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एक कैंडिडेट समझता है कि वो कम्पिटिटिव एग्जाम देने चला है और वो चाहता है कि उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हों, तो ये ना सिर्फ उसको अपनी जॉब में काम आती है बल्कि उसकी जॉब के एग्जाम को क्रैक करने में भी काम आती है। यहाँ पर देखें मैंने कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, मतलब ये ऐसे नहीं है कि ये किसी ग्रामर से है, बेसिकली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझाने के लिए उसका एक तरीका निकाला हुआ है। अब ये नाउन तो चलें सबको पता है कि नाउन क्या होता है, ये प्लेस ऑफ पर्सन समथिंग, लेकिन हम जो है वो नॉर्मली फोकस उन चीजों पे करते हैं जो आपको बाद में तंग करती है। मिसाल के तौर पर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव अभी भी किसी एमए इंग्लिश वाले बंदे से भी पूछ लेना तो वो आपको डेफिनेशन तो बताएंगे, लेकिन मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ऐसे जो एमए इंग्लिश पढ़े होते हैं और बाद में जब उनसे मैं पूछता हूँ कि यार ये एडजेक्टिव होता क्या है, तो वो कहते हैं सर ये इतना खास नहीं पता, एडजेक्टिव और एडवर्ब में कभी हम फर्क नहीं समझ सके। ठीक है, तो इस तरह के जो है वो स्टूडेंट्स आके क्वेश्चंस करते हैं। तो अब देखिए ना कि इसमें एक डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन जो रेन एंड मार्टिन से जो हमने जो है वो ली है यहाँ से। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ड यूज टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन। तो सिंपल है कि जब आपको एडजेक्टिव ढूंढना है तो जस्ट नाउन को ढूंढे, सिंपल। ठीक है, अगर आपको नाउन का पता है तो यू विल अल्टीमेटली जान जाएंगे कि किस तरीके से आप एडजेक्टिव को ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमें ये पता बताया गया है कि वर्ब जो है बेसिकली एक एक्शन है, लेकिन हमें ये कभी नहीं पता, हम इसे जो है वो ये पढ़ते हैं कि ये एक सिंपल टेंसेस होते हैं, लेकिन अब हम जो है वो बड़े हो चुके हैं, हमें प्रॉपर तरीके से लिखना होता है और हमने 17 ग्रेड या और अबव और इसकी जॉब्स हासिल करनी होती है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो वर्ब्स होते हैं वो दो चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, एक्शन को भी करते हैं और स्टेट को भी करते हैं, या एक्शन होगा या स्टेट होगा, मतलब किसी भी आप हालत में होंगे। आई एम रिच, मैं किसी हालत में हूँ, लेकिन आई एम वर्किंग हार्ड, मैं एक्शन में हूँ, तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, तो इनको कैसे समझाना है, इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये भी बहुत आम है। इसके अलावा एडवर्ब, अब देखिए एडवर्ब के बारे में नॉर्मली ये समझा जाता है, मिसकंसेप्शन है कि जिसके सामने जैसे ये लिखा हुआ है ना कि एल वाई लगा होगा, तो फिर आप जो है ना वो उसे बचपन में ये समझाया जाता था कि एल वाई लगा दें और वो एडजेक्टिव बन जाएगा, लेकिन एडवर्ब बन जाएगा, सॉरी। तो इस तरीके से नहीं है, यहाँ पर डेफिनेशन देखें आप, वर्ड यूज टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं और तीनों ही जस्टिफाई करेंगी इन 3 वर्ड्स को। अगर यहाँ पर अली जो है वो भाग रहा है तेज, तो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, फास्ट, भागने के मीनिंग में। ठीक है, और अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि हानिया इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पर अगर आपको देखना है ना कि यहाँ पर एडजेक्टिव कौन है, तो मतलब पे गौर करें। सबसे पहले तो आपको नाउन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन एडजेक्टिव की ये है कि वो एडजेक्टिव वो होता है, वो वर्ड होता है जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। तो यहाँ पर मैं जो है ना 1 मिनट के लिए यहाँ पर काट देता हूँ उसे, हम इसको ना 1 मिनट के लिए यहाँ से कट कर देते हैं, 1 मिनट के लिए समझें कि ये है नहीं यहाँ पर। तो अब हम पढ़ते हैं, हानिया इज वेरी गर्ल, क्या हमें समझ लग रही है इस बात की कि क्या है, इसका मतलब समझ लग रहा है हमें। जब हमें इसका मतलब नहीं समझ लग रहा तो इसका मतलब ये है कि ये नाउन के मीनिंग में वेरी इजाफा नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम वेरी को काट देते हैं कुछ देर के लिए, ताकि आपको पता हो कि आपने मीनिंग्स को कैसे समझना है, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, या है इसके होने से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखें, हानिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो सिंपल हमें समझ लग रही है इस बात की, तो मीन्स कि जो इंटेलिजेंट है वो गर्ल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव कौन सा होगा,
यहाँ पर इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव हुआ। और फिर जो दूसरा वेरी था यहाँ पर, वो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? तो वो अल्टीमेटली इंटेलिजेंट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है? डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है कि वो वर्ड जो एडजेक्टिव के भी मीनिंग में इजाफा करेगा वो भी क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो नेक्स्ट जो है वो एन अदर एडवर्ब। अब इसका मतलब क्या है? अब देखें यहाँ पर दोबारा से हम वही प्रैक्टिस करते हैं। उसमें अगर आप देखा जाए कि शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, अब यहाँ से आप ये क्वाइट काट दें। मतलब आपको देखना है कि फर्स्ट एडवर्ब कौन सा है, क्योंकि एडवर्ब के मीनिंग में अगर एक अनदर एडवर्ब होगा तो पहले तो हमें फर्स्ट एडवर्ब ढूंढना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, शी प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, सिंपल, हमें समझ लग रही है इसकी कि उसने प्रोनाउंस किया, कुछ था जो करेक्ट किया। तो यस, इसमें एडवर्ब है ये, क्योंकि ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। लेकिन क्वाइट का मतलब क्या है यहाँ पे? तो उसमें अगर आप देखें तो मैं आपको दोबारा से क्वाइट, अब क्वाइट जो है, क्वाइट यहाँ पर किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? करेक्टली। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि उसने ठीक कहा, लेकिन हम डिस्कशन में जब बैठे होते हैं दोस्तों के साथ, फिर हम एक बंदा और कहते हैं नहीं यार इसने ठीक नहीं कहा, इसने बहुत बहुत ठीक कहा, इसने मतलब इसने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है, हम कहते हैं अच्छा किया आपने, लेकिन एक और साथ में कहता है नहीं बहुत अच्छा किया। तो क्या इसमें फर्क नहीं है? तो यही फर्क जो है वो क्वाइट यहाँ पर जो है वो क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। यही फर्क जो है वो बना रहा है। तो ये, अब इन चीजों को पढ़ने के बाद हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर किसी को समझ लगी ना, तो वो नॉर्मली आपने सुना होगा, जो भी सीएसएस के एस्पिरेंट्स हैं या फेमस के हैं, तो वो कहते हैं आपकी राइटिंग जो है वो सिंपल हो और उसमें वेरिएशन हो। ठीक है, तो वेरिएशन जो है ना वो बेसिकली एक पार्ट, वन पार्ट ऑफ वेरिएशन जो है ना वो आपका क्या है, जो लेके आता है, तो वो है एडवर्ब्स या एडजेक्टिव्स। ये ऐसे समझ लें कि इंग्लिश के, इंग्लिश का सिंगार है। अगर आप इनको यूज करना आ जाए ना आपको, तो इंग्लिश का सिंगार है। कोई भी नॉवेल उठा के देख लें, तो पता नहीं कितने, अगर किसी भी चीज की अगर उसने एक विविड एक्सप्लेनेशन आपको देनी होगी, तो वो मैक्सिमम यूज ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब्स करेगा। तो इसी तरीके से हमने आपको सारी की सारी चीजें सिखानी है, पढ़ानी है, और बाकी भी ये चीजें हमने आपको इसी तरीके से पढ़ानी है, ताकि आपको जो है वो ना सिर्फ लिखना है बल्कि आइडेंटिफाई करना भी है, और आपका ये मसला हल हो जाए। उसके बाद देखें सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस का लोगों को नहीं पता कि सेंटेंसेस, एक तो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में क्या फर्क है, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, ताकि आप जो है जब लिख रहे हो तो सेंटेंस करेक्शन में आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है ये। और उसके बाद जो है वो टेंसेस शामिल हैं, मतलब करेक्ट यूजेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस, उसके बाद है वॉइसेस और नरेशन, और उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस, यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स। ये सारे की सारी जो हैं वो किस में आती हैं? ग्रामर में, जो हमने इसमें पढ़नी है। और मैंने एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ कि हमने किस तरीके से पढ़ाना है। हमारे पढ़ाने का तरीका ये नहीं कि आपको वो जो पुराना तरीका था जिसमें आपको बता दिया जाए कि भाई इज एम आर लगेगा तो ये हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ये हो जाएगी। आप सेंटेंस पे गौर करें, आपको आपके जो टेंस है ना उसके टाइटल पे गौर करें तो आपको चीजें समझ लग जाती हैं। प्रेजेंट है तो उसके साथ क्या लगना चाहिए, सिंपल है। ठीक है, इसके साथ कौन सी चीज लगनी चाहिए? कंटिन्यूअस है तो उसके साथ कौन सी चीज ऐसी लगनी चाहिए, कौन सी चीज ऐसी है जो आपको कंटिन्यूअस के साथ हमेशा परमानेंटली नजर आएगी, तो आप डिकोड कर सकते हैं। यहां से आप टेंस देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे पूरा, और इसे आप डिकोड कर लेंगे। कैसे? जो हम आपको कंडीशंस बताएंगे। मिसाल के तौर पर इज जो है वो यहाँ पर क्या बता रहा है? प्रेजेंट की फॉर्म को बता रहा है। कंटिन्यूअस हमेशा उसमें प्रोग्रेसिव फॉर्म लगती थी, यहाँ पर लगी हुई है प्रोग्रेसिव फॉर्म। तो इस तरीके से हम आपको बताएंगे, और जिससे क्या होगा, कंपैरिजन करने के साथ साथ, ये सिर्फ और सिर्फ टेंसेस जो है वो 5 मिनट का काम है। और उसके बाद जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो लोगों को नहीं समझ लगते, उसमें जस्ट हमने एक चीज आपको बतानी है कि आखिर एक नॉर्मल टेंस में, एक्टिव टेंस में और पैसिव टेंस में फर्क क्या होता है, नुमाया फर्क क्या होता है, आप कैसे ढूंढेंगे ये चीज? तो सिंपल है। हाँ, उसके बाद हमारे पास एक लास्ट चीज है उस जो पहले पोर्शन में, वो है 80 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और 80 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर के रूल्स आपने बहुत पढ़े होंगे और रैंडमली पढ़े होंगे, लेकिन रैंडमली पढ़ने का उनको फायदा कोई नहीं होता। हमने उनको डिवाइड किया है मुख्तलिफ, जो है वो इसमें हेडिंग्स में, मतलब कि प्रॉब्लम्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्या होते हैं, प्रोनाउन के इश्यूज क्या होते हैं, वर्ब्स, और फिर एडजेक्टिव वर्ड वर्ब्स। अब देखें यहाँ पर हम अगर उन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी सही तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आप यहाँ पर देखें कि कितने हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जो वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। प्रपोजिशन, उसके बाद कंजंक्शंस, ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से कुछ हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हैं, उसके बाद जो आर्टिकल्स हैं, और बाकी कुछ रैंडम।
तो ये हमने आपको सारे के सारे पढ़ाने हैं और समझाने भी हैं प्रैक्टिस के बाद। अब उसमें से मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ आपको कि किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से रूल्स होंगे हमारे। फॉर एग्जांपल जैसे कह रहा है कि मेक अ वर्ब एग्रीमेंट इन नंबर विद इट्स सब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखें, द लिस्ट वॉज, कहता है कि वर्ब को एग्री करवाएं सब्जेक्ट के साथ, तो ये सब्जेक्ट है द लिस्ट, तो यहाँ पर प्लूरल आएगा। तो ये चीजें जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने में तो आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं, पैराग्राफ लिखने की तरफ जाते हैं, तो आप भूल जाते हैं। तो ये चीजें हमने आपको बार बार रिमाइंड करवानी है, लिखवानी है, याद करवानी है। इसके अलावा यहाँ पर देखें ना, एक इम्पोर्टेंट जो है वो एक ये रूल नंबर 2 है, यहाँ पर देखें, इंश्योर द वर्ब एग्रीज विद द ट्रू सब्जेक्ट। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ट्रू सब्जेक्ट क्या है? तो बेसिकली यहाँ पर एग्जांपल देखें, हिज एक्सपीरियंस एज टीचर टू बॉयज एंड गर्ल्स। अब यहाँ पर अगर एक बंदा देखते हैं ना, अच्छा हाँ बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये तो वो दो चीजें हैं जो मिला रही हैं। तो एंड पे हमने क्या करना था, यहाँ पर गिव लगा देते। क्यों भाई, हम यहाँ पर भी एस लगाओ, यहाँ पर भी एस, हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पर जो ट्रू सब्जेक्ट है वो क्या है, किसके हिसाब से हमने यहाँ पर जो वर्ब है उसे एग्री करवाना है। तो यहाँ पर हिज एक्सपीरियंस है, बाकी तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। हिज एक्सपीरियंस एज अ टीचर, ठीक है, हिज एक्सपीरियंस गिव्स हिम अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो समझ आती है आपको बात। तो इसलिए ट्रू सब्जेक्ट ढूंढना बहुत जरूरी है, ये भी हम आपको ढूंढना सिखाते हैं। इसके अलावा हमने जो है ना वो कुछ वर्ड्स, एसेंशियल वोकैबुलरी जो है ना वो कंपाइल, डिफरेंट सोर्सेस से वोकैबुलरी जो है वो कंपाइल करके रखी हुई है, जिसमें तकरीबन मोर देन 30 पेजेस हैं और अच्छी खासी वोकैबुलरी है। मतलब उनको याद करने के बाद आपके कम अज कम जो है वो जो वोकैबुलरी का पोर्शन होता है, वोकैबुलरी जो यूजेज होता है, उसके अलावा जो लिस्ट ऑफ एंटोनिम्स सिनोनिम्स वो अलग है, जो आपको हेल्प करेगी आपकी लिस्ट ऑफ जो 20 नंबर का पोर्शन होता है सिनोनिम एंटोनिम, जिसमें सिनोनिम 10 नंबर के होते हैं और एंटोनिम्स जो है वो भी 10 नंबर के होते हैं। तो ये भी हमने आपके लिए जो है वो कंपाइल करके रखी हुई है। और इसके अलावा जो है कुछ लिस्ट ऑफ प्रपोजिशन है, कुछ होती है फिक्स्ड प्रपोजिशन। तो फिक्स प्रपोजिशन स्टूडेंट्स को याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नॉर्मली पूछी जाती है। और फिक्स प्रपोजिशन के बाद और बाकी जो दूसरी होती है ना अनफिक्स प्रपोजिशन, वो बेसिकली आपकी वो प्रपोजिशंस होते हैं जो नॉर्मली आपकी रीडिंग से आपको पता चलती हैं, और वो बेसिस उनकी जो यूजेज होता है वो कंटेक्स्ट के ऊपर होता है कि आप कंटेक्स्ट क्या, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है। और नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन है प्रेसिंग कंप्रीहेंशन। मतलब पहला हमारा फोकस इस बात पे होगा इस कोर्स में कि हमने किस तरीके से कवर करना है प्रेसिव कंपोजिशन कंप्रीहेंशन को। तो सबसे पहले हमने ग्रामर को कवर करना है, ताकि जब आप लिखें प्रेसिव तो कम से कम आपको ये परेशानी ना हो कि यार ये मेरा तो सेंटेंस ही गलत है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने पैसिव एंड कंप्रीहेंशन बाद में पढ़ना है, पहले हमने बेसिक पिलर्स जो है वो हमने पढ़ने, उसके बाद हमने इसका पैसिव कंपोजिशन और ट्रांसलेशन को हाथ लगाना। अब हम किस तरीके से पढ़ना है, इसमें ज्यादातर जो है ना वो कुछ चीजें आपको बता दी जाएंगी, ज्यादातर इसकी प्रैक्टिस है। ठीक है, मतलब आपको बता दी जाएंगे ये होता क्या, इसका मकसद क्या होता है, लेकिन असल चीज इसकी प्रैक्टिस है। पैसिव की तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। रीडिंग कंप्रीहेंशन का मकसद क्या होता है कि वो आप जो है मिसाल के तौर पर आप चले जाते हैं वहां पर, तो आपको एक पैराग्राफ देते हैं, तो आप जब समझ ही ना सकेंगे उसे तो उसके जवाब क्या देंगे, समरी क्या लिखेंगे आप। तो ये बेसिकली बहुत जरूरी होती है, और इसको कुछ स्किल्स चाहिए कि आप इसे कैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम आपको सिखाएंगे। और ट्रांसलेशन तो कुछ ऐसी चीज है जिसको आप कैसे पढ़ेंगे, इसके कुछ सीधा सीधा असूल बताने के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। तो ये था हमारा इंग्लिश का कोर्स, जो हमने इंग्लिश पैसिव एंड कंपोजिशन में पढ़ना है। इससे जो है वो स्टूडेंट्स भी समझ सकेंगे जिन्होंने कभी भी इंग्लिश पैसिव एंड कंपोजिशन का कोर्स नहीं पढ़ा, और वो भी समझ सकेंगे जो इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, जिन्होंने पढ़ा तो है लेकिन कभी उनको तरतीब से समझ नहीं आया, और उनको भी समझ आएगी जो एडवांस लेवल पे हैं, जो चाहते हैं कि हम हमारा जो है वो एक दो नंबर से रह जाता है, तो क्यों रह जाता है, उनको भी इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।